केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20,000 कैडर अधिकारियों को संगठित सेवा का दर्जा देने और उनके दूसरे हितों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने मई में एक अहम फैसला सुनाया था। उसमें कहा गया कि इन बलों में संगठित समूह ए सेवा यानी OGAS सही मायने में लागू होगा। CAPF में केवल NFAFU यानी नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए नहीं बल्कि सभी कार्यों के लिए OGAF पैटर्न लागू होगा। इसके लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई। कैडर रिव्यू करना यह भी इसी अवधि में शामिल है। सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में चली गई है। अब 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई है। CAPF के कैडर अधिकारियों को उम्मीद है कि दशकों से जारी पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों की इस लड़ाई में सर्वोच्च अदालत से उनके पक्ष में फैसला आएगा। मौजूदा समय में BSF और CRPF की बात करें तो 2016 से इन बलों में कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। UPSC से सेवा में आए कैडर अधिकारियों को 15 साल में भी अपनी पदोन्नति नहीं मिल रही। DOPT का नया नियम है कि हर 5 वर्ष में कैडर रिव्यू होना चाहिए। इस मामले में 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में CAPF के कैडर अधिकारियों के वकील और सरकारी पक्ष के बीच तार्किक बहस हुई थी। उस वक्त न्यायमूर्ति अभय श्रीवास्तव ओका एवं उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति अभय S ओका ने सुनवाई के बीच दिए अपने रिमार्क में कहा था कि इन बलों में प्रतिनियुक्ति को धीरे धीरे कम किया जाए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी SAG में तो प्रतिनियुक्ति बंद हो। सुनवाई में यह बात सामने आई कि केंद्र की समूह ए सेवा में 19-20 वर्ष में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी SAG मिल रहा है, तो वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी CAPF में 36 वर्ष तक लग रहे हैं। BSF के पूर्व ADG AK सूद ने बताया कि केंद्रीय बलों में सभी रैंकों को मिलाकर इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनमें करीब 20,000 कैडर अफसर हैं। इनके लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। इनके पास कार्य करने की क्षमता और लंबा अनुभव है, लेकिन पॉलिसी लेवल पर निर्णय लेने में इनका इस्तेमाल बहुत कम है, जबकि बॉर्डर या इंटरनल सिक्योरिटी में इनका बड़ा योगदान है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस भारत के सिक्योरिटी मैट्रिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका कुल संख्या लगभग 10 लाख से भी ज्यादा है और इनके सभी जो 5 सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं उनके अधिकारियों का काडर कुल मिलाकर 20,000 से ऊपर का काडर है। यह काडर बाजार से डायरेक्टली रिक्रूट होता है और काफी समय से यह काडर उद्वेलित है कि इनके लिए प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत कम हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है, जो इनके कार्य करने की क्षमता है, जो सीमा पर या इंटरनल सिक्योरिटी में इत्यादि में जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस का पॉलिसी मेकिंग लेवल्स पर और सुपरवाइजरी लेवल्स पर कोई भी अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि इसको फोर्सेस को शुरू से ही ऊपर के लेवल पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कमांड किया जाता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि लगभग जब BSF की शुरुआत हुई थी 1965 में, उसके बाद से ही उन समय के DG साहब रुस्तम जी और अन्य अधिकारियों तथा CRPF के भी अधिकारियों का यह सोचना था कि एक दफा जब इन काडर के BSF, CRPF इत्यादि काडर के अधिकारी पर्याप्त सीनियरिटी अडॉप्ट कर लेंगे और पर्याप्त एक्सपीरियंस पा लेंगे तो इनके द्वारा ही ये फोर्सेस कमांड की जाएंगी। परंतु पुलिस अधिकारी इस चीज को होने नहीं देना चाहते, क्योंकि जब भी उनको अपने स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहां से निकलकर उनके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू हो जाता है जहां पर वो आकर अपना कमांड कर सकते हैं। इससे हमारी
दलों के ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको, पुलिस अधिकारियों को, इन बलों के काम करने के तरीके, इनके ऑपरेशनल एथॉस के बारे में कुछ नहीं मालूम होता और वे अपने पुलिस के एक्सपीरियंस के अनुसार इन फोर्सेस को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। यह 1986 में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि ये बल के काडर अधिकारी एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस हैं। ऑर्गेनाइज्ड सर्विस को जो फायदे मिलने चाहिए वो 2006 के पे कमीशन के बाद सरकार ने एक आदेश के अनुसार उनमें कहा था कि वो नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उनको दिया जाना चाहिए। जिन भी सर्विसेज में शॉर्टेज है प्रमोशनल एवेन्यूज की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीएसएफ सभी बल इस एनएफएफयू के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इनमें बहुत शॉर्टेज है आगे के प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे में। हालात इतने खराब हैं कि 15-15 साल तक के अधिकारी अभी असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि एंट्री लेवल है, उसी पर अटके हुए हैं और कोई भी अधिकारी ज्यादातर कमांडेंट के लेवल तक जाकर रिटायर हो जाता है। बहुत कम ही अधिकारी हैं जो कि उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक बन पाते हैं और एडिशनल डीजी, जो कि जहां तक इनके अधिकारी पहुंच सकते हैं, उनमें से तो 200-300 अधिकारियों के बीच में से केवल एक ही अधिकारी पहुंच सकता है। इसलिए 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इन बलों के अधिकारियों को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाए, जिससे कि जो अधिकारी नीचे के लेवल पर स्टैग्नेट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वैकेंसीज नहीं हैं, उनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकें। उस ऑर्डर को पूरी तरह से ना इम्प्लीमेंट करके उसके खिलाफ अपील की गई। अपील में भी सुप्रीम कोर्ट में कैडर के अधिकारियों के सपोर्ट में फैसला हुआ, परंतु फिर भी एनएफएफयू पूरी तरह से नहीं दिया गया। अब मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और इसके अलावा जो भी सुविधाएं ऑर्गेनाइज सर्विस को प्राप्त होती हैं वो इन सर्विस के अधिकारियों को मिलनी चाहिए, यानी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी और सीएसएफ के अधिकारियों को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। परंतु सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में गई है और उसका फैसला अभी आना है। सीआरपीएफ के पूर्व सहायक कमांडेंट एवं अधिवक्ता सर्वेश त्रिपाठी ने कहा कि 2015 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कैडर अफसरों के हक में फैसला दिया तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 2019 में सरकार की एसएलपी डिसमिस हो गई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इन बलों के कैडर अधिकारी ओजीएएस के हकदार हैं। सुनिए सर्वेश त्रिपाठी ने क्या कहा। नमस्कार, बात करते हैं केंद्रीय पुलिस बलों की, जिनमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये आते हैं। इनके उस लड़ाई की जो ये दशकों से लड़ते आ रहे हैं सरकार से अपने अधिकारों के लिए। और इनमें बताते चलें कि वर्ष 2015 में 3 सितंबर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनके हक में फैसला किया कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है और इनको इनके सारे अधिकार मिलने चाहिए। उसके बाद 2015 में फिर सरकार जो है उच्चतम न्यायालय में चली गई इनके विरुद्ध, स्वघोषित राष्ट्रवादी सरकार। और उसके बाद 2019 में फरवरी में एसएलपी डिसमिस हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी डिसमिस की। फिर
और निर्णायक एक फैसला आया 23 मई 2025 को संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज हैं, ये केंद्रीय पुलिस बल, और इनको उनके सारे अधिकार ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस की तरह देने चाहिए। इनको अपना कैडर रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए और उस हिसाब से इनके जो आईपीएस डेपुटेशंस होते हैं इसमें वो भी धीरे धीरे कम किए जाने चाहिए, जिससे कि कैडर के अधिकारी शीर्षतम स्थान पे पहुंचे और अपने जो कैडर को, जितने भी कैडर अधिकारी हैं जो 14 साल से एक प्रमोशन के लिए भी वंचित हैं, उनको उनके अधिकार मिल सके, उनके प्रमोशन समय से हों और जिससे कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो और मजबूत हो सके। जो अधिकारी कंपनी कमांडर से शुरू करता है और कंपनी के जवानों की स्थिति अच्छी तरह से समझता है, वो जब डीजी बनेगा, एडीजी बनेगा, आईजी बनेगा तो वो और बेहतर अपने बल को समझ पाएगा और अपने बल के जवानों के हित में काम कर पाएगा। तो जवानों का भी मोराल जो है, मनोबल उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो 23 मई को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 2025 को, उसके बाद भी सरकार ने माना नहीं उस फैसले को और वो रिव्यू में चली गई उच्चतम न्यायालय में, जो अभी भी लंबित है और कुछ दिनों में उसमें भी पूरा भरोसा है, सबको भरोसा है, जवानों को भरोसा है, लाखों जवानों को भरोसा है कि उच्चतम न्यायालय उसमें भी फैसला जवानों के हक में सीएपीएफ जो केंद्रीय पुलिस बल है उन अधिकारियों के हक में करेगी। धन्यवाद। केंद्रीय बलों के पूर्व कैडर अफसरों के मुताबिक 1970 में तत्कालीन होम सेक्रेटरी ललन प्रसाद सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी बीएसएफ व सीआरपीएफ के डीजी ने लिखा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में आईपीएस के लिए पद आरक्षित न किए जाएं। 1955 के फोर्स एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन बलों के कैडर अधिकारियों को ही नेतृत्व का मौका दिया जाए, वे आगे बढ़ेंगे और पदोन्नति के जरिए स्टाफ तक पहुंच बनाएंगे। यह सलाह नहीं मानी गई और केंद्रीय सुरक्षा बलों में अधिकांश पद आईपीएस के लिए रिजर्व कर दिए गए। अब अदालत से लड़ाई जीतने के बाद भी कैडर अफसरों का उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। पूर्व कैडर अधिकारियों का कहना है कि 1959 में पहली बार आईपीएस अधिकारी कमांडेंट बनकर केंद्रीय सुरक्षा बलों में आए थे। तब भी यह हुआ था जब आर्मी ने कहा कि हम अफसर नहीं देंगे, हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। इसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इन बलों में अफसरों की भर्ती शुरू की जाए। डीएसपी के पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1960 में पहला बैच ट्रेनिंग के लिए एनपीए में पहुंचा। वहां आईपीएस के साथ इन अफसरों की ट्रेनिंग हुई। 1962 में लड़ाई छिड़ी तो इन बलों में इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर भेजे गए। लड़ाई खत्म होने के बाद वे वापस लौट आए। बाद के वर्षों में सीआरपीएफ और बीएसएफ ने खुद के 400 से अधिक अफसर तैनात कर लिए। डीजी बीएसएफ के.एफ. रुस्तम ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में आईपीएस अफसर के लिए पदों का आरक्षण न किया जाए। हम अपने अफसर तैयार करेंगे जो कुछ समय बाद फोर्स का नेतृत्व करेंगे। 1968 में सीआरपीएफ के पहले डीजी वीजी कनेतकर ने कहा था कि मुझे आईपीएस की जरूरत नहीं है। तत्कालीन गृह सचिव एलपी सिंह ने भी दो बलों के डीजी की बात को सही माना। सिंह ने कहा, शुरू में 20% अफसर आर्मी व आईपीएस से ले लो, थोड़े समय बाद डीआईजी, कमांडेंट और सहायक कमांडेंट के पद कैडर को सौंप दिए जाएं, लेकिन आईपीएस के लिए वैधानिक आरक्षण न किया जाए। आपको बता दें कि 1970 में गृह मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर संगठन जेसी पांडे ने लिखा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आईपीएस के लिए पद फिक्स मत करो, इससे कैडर अफसरों के मौके प्रभावित होंगे। तत्कालीन सीआरपीएफ डीजी ने कहा कि अब केवल वर्किंग फार्मूला ले लो जो बाद में नई व्यवस्था के साथ परिवर्तित हो जाएगा। आईपीएस, आर्मी और स्टेट पुलिस इन तीनों के अफसरों के लिए सुरक्षा बलों में डीआईजी, कमांडेंट और एसी के पद पर आरक्षण न हो। उसके बाद जो ऑर्डर निकला उसमें केंद्रीय बलों में डीजी के 100% पद, 100% आईजी, 75% डीआईजी, 40% सीओ और एसी के 10% पद आईपीएस को दिए जाएं। 1997 में पहली बार सीआरपीएफ कैडर अफसरों को आईजी के 33% पद मिले। 2008 में आईजी के 50% और डीआईजी के 80% कैडर को मिल गए। 2009 में एडीजी के 33% पद कैडर को दे दिए गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।